हर प्रोजेक्ट में हर यूनिट जो है ना वो आपको फ़ायदा नहीं देता। कुछ यूनिट्स आपको एप्रिसिएशन देते हैं, कुछ वो कांस्टेंट रहते हैं और कुछ डिवैल्यू भी हो जाते हैं। सो फ्रेंड्स मैंने मल्टीपल वीडियोस बनाई हैं इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड और जिसमें यूएस की इन्वेस्टमेंट्स, दुबई की रियल एस्टेट की इन्वेस्टमेंट्स, तो ये सारी चीज़ें कवर करता रहता हूँ मैं अपने चैनल के ऊपर। लेकिन आज एक स्पेसिफिक टॉपिक है कि हमें जब बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि दुबई की रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट के क्या प्रिकॉशंस होने चाहिए, तो उसके ऊपर आज डिस्कशन करेंगे। और मेरे साथ 2 लोग मौजूद हैं जिनके साथ मैं मल्टीपल वीडियोस पहले भी बना चुका हूँ। सलमान और उस्मान। हम आज मल्टीपल टॉपिक्स पे बात करेंगे जिसमें स्पेसिफिकली एक टॉपिक कि दुबई की प्रॉपर्टीज़ लेने से पहले किन-किन पॉइंट्स को अपने दिमाग में रखना चाहिए। और इसके अलावा मुझे उस्मान से थोड़ी देर पहले मैं बात कर रहा था कि जो डिफरेंट एसेट क्लासेस हैं जिसके अंदर लेट्स से क्रिप्टो आ गया, स्टॉक्स हो गए, पाकिस्तान के स्टॉक्स हो गए, यूएस के स्टॉक्स हो गए, यूएई के स्टॉक्स हो गए, डिफरेंट रियल एस्टेट क्लासेस हो गई। उसके अंदर क्या चीज़ किसके हिसाब से इम्पोर्टेंट हो सकती है? क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि एक स्पेसिफिक एसेट क्लास लेट्स से यूएस के स्टॉक्स बेहतर हैं कंपेयर टू दुबई की प्रॉपर्टीज़। कुछ मैक्रो लेवल के ऊपर देखें तो शायद ये बात कुछ कंपैरेबल है, लेकिन अगर हम हर बंदे की जो एटीट्यूड होता है या एप्टीट्यूड होता है या अप्रोच होती है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो वो हमेशा एक जैसी चीज़ नहीं रहती है। सो पहले तो थोड़ा-सा यार इंट्रोडक्शन आप लोग करा दें उस्मान और सलमान। अस्सलाम वालेकुम वली भाई, क्या हाल है? वालेकुम खैरियत से सलाम। हैं आप? हाँ। अच्छा, मेरा नाम उस्मान है, 4-5 सालों से मैं रियल एस्टेट कर रहा हूँ दुबई में और पिछले तकरीबन 14 ईयर से मैं यहीं पे रह रहा हूँ दुबई में। और अगर प 14 साल से तुम यहाँ पर हो तो 15 साल से मैं भी यहाँ पर हूँ, तो ऑलमोस्ट हम लोग सेम ही सेम टाइम टाइम के ऊपर आए पे। थे, जी। राइट? यस। अस्सलाम वालेकुम वली भाई, कैसे हाँ, हैं? हमने बहुत सारी मल्टीपल वीडियोस करी हैं, लोग वैसे तो जानते ही हैं, हाँ, लेकिन मेरा नाम सलमान है और मैं भी रियल एस्टेट में पिछले 8 सालों से हूँ। और 8 सालों से जो है वो प्रॉपर्टी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट और जितने भी रियल एस्टेट की जो प्राइमरी मार्केट है, उसको टेक केयर करता हूँ मैं और राइट, उसके अंदर अपनी एक्सपर्टीज़ रखता हूँ राइट। और उसी के साथ हम लोगों ने चंद ऑलमोस्ट कोई मेरे ख़्याल से 80 वीडियोज़ मैं देख रहा था उस दिन हाँ, चैनल के ऊपर, तो 80 वीडियोज़ तकरीबन हम लोगों ने की हैं। तकरीबन और गुड थिंग इज़ दैट कि अभी तक हमें किसी चीज़ के अंदर कोई बैक ट्रैक नहीं करना पड़ा। जो चीज़ें थीं वो सही करेक्ट। थीं, लेकिन अब हमने फर्दर जो हम लोग उस दिन बात कर रहे थे कि हमको क्वालिटी की तरफ ज़्यादा देखना चाहिए कंपेयर टू प्राइसिंग, क्योंकि अगर हम प्राइस वॉर के अंदर चले जाएँगे तो वो एक नेगेटिव चीज़ हो जाती है। अभी जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि यूएस के स्टॉक्स, डिफरेंट लोग आते हैं ना कि बोलते हैं कि भाई यूएस के स्टॉक्स ज़्यादा बेहतर हैं कंपेयर टू दुबई की प्रॉपर्टी, तो वो हर एक का पर्सपेक्टिव होता है। कुछ स्पेसिफिक एसेट क्लासेस होती हैं जो कि एक बंदे के लिए बनी ही नहीं होती हैं या उसको समझ ही नहीं आता। लोग अपनी पूरी ज़िंदगी गुज़ार देते हैं और स्टॉक्स उनको नहीं समझ में आते। तो उनको उस चीज़ को जिस चीज़ में आपको समझना है, उस चीज़ के अंदर जाने की ज़रूरत भी नहीं है। ट्राई करें लर्न करने की, लेकिन अगर नहीं समझ में आती तो आप उसकी तरफ ना जाएँ। मैं आज आप लोगों से जो बात करूँगा वो बेसिकली ये है कि अगर कोई दुबई की प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहता है या इन जनरल प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करना चाहता है, तो हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से कि उसको क्या-क्या चीज़ें देखनी चाहिए। स्पेसिफिकली अगर आप ऑफ प्लान प्रॉपर्टी की बात करें या इवन रेडी प्रॉपर्टी की, लेकिन ऑफ प्लान प्रॉपर्टी की इसलिए करते हैं क्योंकि उसके अंदर कुछ चीज़ें सामने नहीं होती हैं। जब ऑफ प्लान हुँ। प्रॉपर्टी ले रहे होते हैं तो वो अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग होती है या इवन वो स्टार्ट भी नहीं हुई होती उसकी कंस्ट्रक्शन। तो उस टाइम पर क्या-क्या ऑब्वियस चीज़ें हैं जो देखनी चाहिए? कुछ चीज़ें तो ऐसी होती हैं ना जो बाद में पता चलता है कि यार अच्छा इस जगह पे बिल्डिंग आ गई जो कि मैप में पहले थी नहीं। लेकिन कुछ चीज़ें ऑब्वियस होती हैं जो कि पहले ही देख लेनी चाहिए। तो वो उसमें कुछ अगर उस्मान पहले अगर आप बता सकें? जी, बिल्कुल। ये क्वेश्चन कि कहाँ आपको इन्वेस्ट करना चाहिए और कहाँ इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, हाँ। इसको कहने से पहले, इसके ऊपर जाने से पहले मैं एक क्वेश्चन को एड्रेस करना चाह रहा हूँ, वो कि रियल एस्टेट वर्सेस अदर्स, हुँ, मतलब रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अगर हम देखें ट्रेडिशनली तो हमको पता चलेगा कि फॉर जनरेशन टू जनरेशन रियल एस्टेट में हमारे फादर्स ने, फ़ोरफ़ादर्स ने इन्वेस्ट किया और कुछ ना कुछ फ़ायदा हुँ, हासिल किया। हुँ, तो हुँ, मैं एज़ अ रियल एस्टेट हुँ, पर्सन मैं कहता हूँ जी, करना चाहिए, बिल्कुल हुँ, करना चाहिए। अब कहाँ करना चाहिए और कहाँ नहीं करना चाहिए, इस पे ज़रा हमको केयरफुली चेक करना पड़ेगा। पहले, सबसे पहले हम अपने कुछ ऑप्टिक्स क्रिएट करते हैं बीइंग अ रियल एस्टेट कंपनी। मैं कुछ ऐसी बातें और ऐसी चीज़ें समझाना चाहता हूँ लोगों को कि जब आप उस लेंस से चीज़ों को देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि आपको क्या-क्या चीज़ें केयरफुली, किसी भी, अगर स्पेशली आप अगर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू की वजह से कोई कहीं पर इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो क्या-क्या चीज़ें आपको केयरफुली देखनी चाहिए। तो अ,
स्टार्टिंग फ्रॉम के सबसे पहले दुबई रियल एस्टेट चूज़ करनी चाहिए, तो क्यों करनी चाहिए? तो इसका एक कंपैरेटिव एनालिसिस देखें वर्ल्ड व्यू के ऊपर, तो आपको नज़र आएगा कि दुबई इस वक्त लोएस्ट जो प्राइसेस हैं वो यहाँ पर हैं। लोएस्ट तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन एटलीस्ट जो उसे कहते हैं ना बबल इकोनॉमी, तो बबल में तो एटलीस्ट नहीं है। ये तो हमने हम्म पहले भी देखा है कि हम्म कंपेयर टू न्यूयॉर्क, कंपेयर टू जो बड़े, क्योंकि जब आप दुबई को कंपेयर करेंगे तो आपको दुबई को आप ये नहीं कर सकते कि लेट्स से किसी सेकंड टियर सिटी से करें। अगर आप यूएस में दुबई को कंपेयर कर रहे हैं तो आपको टेक्सास में किसी सिटी से नहीं करना चाहिए, आपको न्यूयॉर्क के साथ करना चाहिए। अगर आप यूके में कर रहे हैं तो आपको मैनचेस्टर से नहीं करना चाहिए, आपको लंदन से करना चाहिए। इसी तरह से आप कनाडा में कर रहे हैं तो आपको फर्ज़ करें किसी रिमोट स्टेट, सस्कैचुअन के अंदर कोई स्टेट है, उसके अंदर कोई सिटी है, उससे नहीं करना चाहिए, आपको टोरंटो से करना चाहिए। अगर इन मेजर सिटीज़ से आप कंपेयर करेंगे तो हम्म दुबई फिर भी आपको एट पार विद द इनकम लेवल्स ऑफ द रेज़िडेंट्स वो मिलेगा। तो वो बात बिल्कुल सही है कि मैं अभी भी ये समझता हूँ कि दुबई की वैल्यूज़ अभी भी इन्फ्लेटेड नहीं है या ओवर इन्फ्लेटेड नहीं है। हम्म अगर हम दुबई के अंदर अब आएँ और उसके अंदर फिर डिफरेंट जगहों पर इन्वेस्ट करने की सोचें कि लेट्स से जेएलटी हो गया, मरीना हो गया, जेबीआर हो गया या पाम हो गया, उसके ऊपर हम अलग से भी एक सीरीज़ करेंगे कि किस तरह से आप एरिया टू एरिया एरिया चलें। टू एरिया कंपेयर करते हैं। लेकिन अगर हम स्पेसिफिक में जाएँ और किसी ऑफ प्लान प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट करने जा रहे हैं और अब हम सोचें कि हमें कहाँ पर इन्वेस्ट करना है और कहाँ नहीं करना है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बताओ कि कहाँ कर सबसे सकते हैं? पहले तो सिटी लेवल के ऊपर हम देख लेते हैं कि किन एरियाज़ हैं जो हाँ। मतलब कि एक कन्फ्यूजन ये है ना कि मैं कहीं पे भी किसी भी इन्वेस्टर को एक ऑफ़र आ गई कि जी ये एक XYZ प्रोजेक्ट है, ये आप ख़रीद लें। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही ज़हन में आता है, ये क्यों ख़रीद लें भाई? हो सकता है कि इससे अच्छे प्रोजेक्ट मार्केट में अवेलेबल हो। हुँ। तो उस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए मैं एक जनरल सा रूल बता रहा हूँ कि आप सबसे पहले सिटी लेवल के ऊपर देख लें कि सिटी लेवल के ऊपर वो कौन से एरियाज़ हैं जो इस वक्त डेवलपिंग एरियाज़ हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात करूँ वर्सान की, जो कि ऑलरेडी मैच्योर्ड है, तो वहाँ पे आई डोंट थिंक कि मेरे पास बहुत ज़्यादा अच्छी कैपिटल एप्रिसिएशन मिलेगी। मैं स्पेसिफिकली बात वो कर रहा हूँ कि जहाँ पे आपको कैपिटल गेन्स अच्छे मिल सकते हैं। अब ये आरओआई की बात हम बाद में करेंगे। फिर उसके बाद हम बात करें ओल्ड दुबई की इन जनरल। अब वो कौन-कौन से बहुत सारे एरियाज़ हैं, हम उन पे भी अभी इन डिटेल में नहीं जा रहे, लेकिन ओल्ड दुबई का एक सेपरेट पूरा क्लस्टर है। तो ओल्ड दुबई में अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे भी मैं नहीं समझता कि वहाँ पे आपको कैपिटल एप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा अच्छे मिल सकते हैं। हुँ, हुँ। अ, मगर ऑन द अदर हैंड अगर आप वो एरियाज़ देखें जो इस वक्त डेवलप हैं, डेवलपिंग स्टेज में या फेज़ में हैं, उन एरियाज़ में आपको जो है वो अच्छी कैपिटल गेन्स मिल सकते हैं। अब अगर हम उनको फ़िल्टर करें मज़ीद, तो 8-10 ऐसे एरियाज़ नज़र आ जाएँगे। मैं चंद एक के नाम ले लेता हूँ, जैसे कि अर्जान है, फुरजान है, दुबई साउथ इस वक्त डेवलप हो रहा है। उसके अलावा स्पोर्ट सिटी भी है और आस-पास के उस तरफ के कुछ क्लस्टर है। डीएसओ या फिर लिवान के एरियाज़ हैं, अगर आप अलाइन रोड के ऊपर चले जाते हैं। तो ये वो चीज़, या फिर आप अगर कम्युनिटी जो है बनी हुई है, विला कम्युनिटी और टाउन हाउस कम्युनिटीज़, उस बेल्ट के ऊपर देख लें, तो इस वक्त जैसे कि अभी धमाके के कुछ नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, वो तमाम बेल्ट जो जहाँ पे या अरबियन रांचेस वगैरह जहाँ पे बने हुए हैं ऑलरेडी, तो वो बेल्ट है एक जो कि इस वक्त डेवलप हो रही है। तो व्हाट वी आर फोरकास्टिंग के अपकमिंग एरिया में, अब अपकमिंग टाइम में वो तमाम चीज़ें जल्दी मैच्योर भी हो जाएंगी और आपको अच्छा कैपिटल एप्रिसिएशन भी दे देंगे। तो ये तो एक बात हमने कर ली सिटी लेवल के ऊपर। अब हम बात करते हैं कि अब उस स्पेसिफिक कम्युनिटी में या उस स्पेसिफिक एरिया में चले जाएँ कि वहाँ पे हमें क्या किन बातों का ख़्याल रखना चाहिए। तो मैं पर्सनल इन माय ओपिनियन कि कोई भी एक ऐसा एरिया जो अभी सिर्फ़ इनिशिएट ही हुआ है, फॉर एग्ज़ाम्पल 10% उसमें जस्ट बिगिनिंग ही है, तो उसमें इन्वेस्ट इस वजह से नहीं करना चाहूँगा क्योंकि अभी उसको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा फुली मैच्योर होने में। फिर वो तमाम फैसिलिटीज़ लाइक पब्लिक ट्रांसपोर्ट, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, वो उनकी अवेलेबिलिटी भी फॉर श्योर जब आप 10% की बात करें तो वो नहीं 10% होगी। का मतलब ये कि वो एरिया अभी सिर्फ़ 10% ही डेवलप हुआ है। 10% ही डेवलप हुआ है। ओके। अमूमन होता क्या है, जब एक एरिया डेवलप होना शुरू होता है, इंफ्रा तो उसका 100% रेडी होता है। हुँ। आपको रोड्स, लाइट्स और ये सब तमाम चीज़ें तो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह मिलती है। लेकिन प्रोजेक्ट्स, मैं इन टर्म्स ऑफ प्रोजेक्ट्स की बात कर ठीक रहा हूँ है। कि आपको नज़र आ रहा है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बात कर लेता हूँ कि आप दुबई इंडस्ट्रियल सिटी की तरफ चले जाएँ हुँ, हुँ। या आप वर्सान से और आगे की तरफ चले जाएँ, तो उस तरफ जो एरियाज़ हैं अभी वहाँ पे आपको चंद एक बिल्डिंग्स ही नज़र आएँगी। दीज़ एरियाज़ आर 10% डेवलप एरियाज़, ठीक ठीक है, है? सही। या अगर आप साउथ में भी चले जाएँ तो कुछ एक एरियाज़ आपको, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इमार साउथ बट अदर एरियाज़, के वहाँ पे आपको नज़र आएगा तो कि अगर ऐसे एरियाज़ के अंदर 10% है तो वहाँ पर रेट्स भी तो कम होंगे या रेट्स नॉर्मल ही होते हैं?
रेट स्लाइटली कम होंगे, बट अब ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो रेट स्लाइटली कम ज़रूर होंगे, मगर आप इस तरीके से देखें ना, अगर एक इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहा है, वो कुछ इन्वेस्टमेंट अपने इंक्रीज़ करके उसी टाइम में थोड़े और पैसे बढ़ा के, अपने बजट्स को बढ़ा के अच्छे गेन्स ले सकता है, क्योंकि टाइम इज़ मनी। तो 3 साल आप वेट कर रहे हैं और 50,000 कैपिटल गेन है आपका एक जगह पे, और 3 साल वेट करके आपने 3 लाख बना लिए कहीं पे, तो दिस इज़ अ बिग डिफरेंस। तो आपको इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना होगा कि एरिया वाइज आपने जब एक सिलेक्शन करनी है, तो वो एरिया एटलीस्ट 50% तो डेवलप हो, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस, एक और बहुत बड़ा कंसर्न जो होगा लोगों का, वो ये होगा कि सराउंडिंग में इतनी कंस्ट्रक्शन साइट्स होंगी कि आपका आना जाना और फिर वहाँ पे रहना हर वक्त आपको वो एक इंडस्ट्रियल जोन ही बना हुआ होगा। अगर आप बात कर रहे हैं 10% डेवलप एरिया की, अभी 90% डेवलप होना है। तो ये जो परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन ऑफ एरिया है, ये कहीं से कोई स्टैट्स मिलते हैं या आपको सिर्फ विजुअली देखें तो समझ में आती है ये चीज़? विजुअली देखकर ही समझ में आ जाता है। ओके। उस एरिया में आप अगर मतलब ये नंबर्स एक्यूरेटली तो आपको कहीं पे नहीं मिलेंगे कि इस एरिया में कितने प्रोजेक्ट्स हो गए, नहीं हो गए। ये आपको वैसे ही थोड़ी सी अपनी ड्यू डिलिजेंस करनी पड़ेगी। आप डिफरेंट मार्केटिंग के पोर्टल्स पे जाके चेक कर सकते हैं कि क्या चीज़ आ रही है, क्या नहीं आ रही है, कितने प्रोजेक्ट्स उस एरिया में नज़र आ रहे हैं, उस कम्युनिटी में। तो उसी से आपको एक अच्छे आइडिया मिल जाता है कि उस एरिया में क्या अवेलेबल तो है। अगर हाँ, सलमान तुम्हारे एंड से कुछ इसमें एक पर्टिकुलर अगर प्रोजेक्ट की आपने कंप्लीशन देखनी ना कि वो कितना परसेंटेज हो गया है, ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट कितने कंप्लीशन के करीब है, वो आप दुबई रेस्ट की एप्लीकेशन से देख सकते हैं। लेकिन मैंने सुना है कि एरिया दुबई वाइज रेस्ट नहीं की देख सकते। एप्लीकेशन भी आप जब तक आपने खुद ना लिया हो कोई प्रोजेक्ट, जब तक एज अ आपको एक्सेस नहीं, ब्रोकर, एज अ ओनर और एज अ टेनेंट, ये 3 लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं। और वो भी उस एरिया को एक्सेस कर सकते हैं या नहीं, यू कैन एक्सेस ऑल ओवर द दुबई। अच्छा, वंस आपके पास एक्सेस आ गया तो आप सब तो कुछ। आप सब कुछ देख सकते हैं, बिल्कुल ऐसा अच्छा, ही अगर आप दुबई में टेनेंट हैं, किसी जगह के ओनर हैं, किसी है। प्रॉपर्टी के, या फिर आप ब्रोकर ब्रोकर हैं, तो इन ऑल केसेस यू आपको। कैन रजिस्टर दैट, यस। अच्छा, अच्छा, ठीक है। तो ये तो चलो एज अ उस गेस्ट आप उस ऐप को यूज़ कर यूज सकते कर हैं। सकते हैं आप एज एज अ अ गेस्ट, गेस्ट भी, हाँ, एज यस। अ अच्छा, गेस्ट भी आप उस एप्लीकेशन को यूज कर सकते अच्छा, 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 मैंने हैं। अभी तक एक्सेस यूज़ आपके नहीं किया पास मुझे। होगा, लेकिन कुछ जाहिर सी बात है, एज अ लैंडलॉर्ड आपके एक्सेस हैं वो आपको तभी मिलेंगे जब आप किसी प्रॉपर्टी के ओनर होंगे। एज अ टेनेंट डिफरेंट। वो आपको तभी आपको उन वो ऑप्शंस खुलेंगे जब आप कहीं के उसमें टेनेंट होंगे। तो राइट। एज अ गेस्ट आप उसको यूज करके आप पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की कंप्लीशन देख सकते हैं कि वो कितना परसेंट कंप्लीट हुआ है, कितना नहीं हुआ है। सही। तो अच्छा, इसी पॉइंट पर जो हमने लास्ट एक वीडियो तुम्हारे साथ ही की थी सलमान, के हमने कहा था कि नहीं, मेरे ख्याल से महमूद के साथ की थी, जिसके अंदर उसने कहा था कि भाई ये पैसे जो होते हैं, जब आप पैसे पे कर रहे होते हैं ऑफ प्लान प्रॉपर्टीज़ के, तो ये एस्क्रो अकाउंट के अंदर जो जाते हैं, ये लिंक्ड होते हैं आपकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीशन के ऊपर। तो करेक्ट। और प्लस ये कि गोल्डन वीज़ा के जो भी रूल्स होते हैं, वो भी आपके दुबई रेस्ट की एप्लीकेशन के थ्रू ही आप देख सकते हैं कि कितने परसेंट कंप्लीट हो गई है बिल्डिंग। गोल्डन वीज़ा के बारे में थोड़ा सा बताओ कि देखिए, गोल्डन वीज़ा के अंदर आपको पता है कि दो क्या कहते हैं, प्रॉपर्टी के रिलेटेड जो वीज़ाज इश्यूज होते हैं वो दो टाइप के हैं, एक इन्वेस्टर वीज़ा, एक गोल्डन वीज़ा। ठीक है, ठीक तो है। इन्वेस्टर वीज़ा आपकी 7.5 लाख दिरहम की इन्वेस्टमेंट के ऊपर है। जो भी आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं दैट मस्ट बी 100% रेडी एंड 100% पेड। कोई प्रॉपर्टी रेडी इन्वेस्टर है, वीज़ा। इन्वेस्टर वीज़ा, अगर अच्छा। प्रॉपर्टी रेडी है और मॉर्गेज के ऊपर है, स्टिल यू कैन नॉट अप्लाई फॉर द इन्वेस्टर ओके, वीज़ा। ओके। इन्वेस्टर वीज़ा तभी मिलेगा जब आपने 100% पे कर दी, टाइटल डीड आपके अंडर अंडर योर नेम और वो कंप्लीटेड प्रॉपर्टी होगी। कंप्लीटेड प्रॉपर्टी हुँ, होगी। फिर आप उस पे अप्लाई कर सकते हैं। 2 साल का जो रेजिडेंसी होती है सही है, वो आपको मिल जाती है। सही है। और दूसरा जो आपका वीज़ा है दैट इज़ गोल्डन वीज़ा, वो हुँ, आपको मिलता है 2 मिलियन की इन्वेस्टमेंट के ऊपर। हुँ, ठीक है, अभी रिसेंटली कुछ पॉलिसीज़ के अंदर चेंजेस आई हैं गोल्डन वीज़ा के हवाले से। इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट फॉर अपार्टमेंट्स और विलाज, ये 2 डिफरेंट चीज़ें हो गई हैं अब। हुँ, हुँ, पहले क्या था, पहले जब ये रूल आया था, आपको याद होगा कि वो आप 2 मिलियन से ऊपर कोई भी प्रॉपर्टी लेंगे तो ही आपको, और उसकी भी यही शर्त थी कि वो 100% पेड हो और 100% कंप्लीटेड हो। हुँ, फिर उन्होंने एक पॉलिसी निकाली थी कि आपका 1 मिलियन भी पे होगा 2 मिलियन की प्रॉपर्टी के वर्थ का, तो आप एलिजिबल हैं, आप गोल्डन वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। फिर उन्होंने इस पॉलिसी को चेंज किया था कि आप 24% भी पे करते हैं तो यू कैन एलिजिबल फॉर द गोल्डन वीज़ा और अप्लाई करते हैं आप गोल्डन वीज़ा। ठीक है। अब इसके अंदर उन्होंने थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर दिया है। टाउन हाउसेज और विलाज में अभी भी वही पॉलिसी है कि आप 20%, 24%, 20+4% आप कंप्लीट करें और अपना गोल्डन वीज़ा अप्लाई कर दें। और जो अपार्टमेंट्स के लिए हैं वो अब 50% की लिमिट हो गई है, कंप्लीशन की। कंप्लीशन प्लस पेमेंट्स। अच्छा, पेमेंट भी लिंक्ड है उससे? पेमेंट भी लेंगे, ओके। पेमेंट और कंप्लीशन 50-50% हो जाएगी, देन यू कैन अप्लाई फॉर द गोल्डन वीज़ा। ओके। सो अगर मैं किसी अपार्टमेंट को अप्लाई कर रहा हूँ और ले रहा हूँ, मैं ये सोच के ले रहा हूँ ऑफ प्लान प्रॉपर्टी के, 2 अपार्टमेंट ले लिए मैंने, एक 1 मिलियन का, दूसरा भी 1 मिलियन
मिलियन का, और उसकी मैंने पेमेंट स्टार्ट कर दी, लेकिन जब तक वो प्रॉपर्टी 50% कंप्लीट नहीं कंप्लीट हो नहीं होगी जाएगी, और जो कि आप दुबई उसका रेस्ट से पता 50% चलेगा, पेमेंट नहीं करेंगे, और 50% पेमेंट भी नहीं करेंगे, तब तक आप जो है गोल्डन वीज़ा के लिए अप्लाई गोल्डन नहीं वीज़ा कर के लिए सकते अप्लाई हैं। नहीं कर सकते, राइट, ठीक ठीक है। है ना? चलो तो ये ये तो चीज़ सब सब टॉपिक हो गया हमारा गोल्डन हाँ, वीज़ा, लेकिन अभी जो हम कंटिन्यू करते हैं दोबारा उस्मान के साथ कि दुबई रेस्ट ऐप में मैं ये भी बताना ऐड करना चाहता हूँ क्योंकि लिंक्ड है इससे बात कि अगर आप एस्क्रो अकाउंट की इन्फॉर्मेशन भी देखना चाहें तो दुबई रेस्ट ऐप से आप देख सकते हैं, ओके, एज अ गेस्ट भी देख सकते हैं। ओके। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है वली भाई कि जब भी आप प्रॉपर्टी परचेजिंग की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारा टॉपिक ये है कि हमें प्रॉपर्टी परचेजिंग करने से पहले कौन-कौन से पॉइंट्स हैं जो कि हमें इन मेजर्स लेने चाहिए। तो पहली चीज़ है आपका प्लान, कि आप वो प्रॉपर्टी ले किस मकसद के लिए रहे हैं। क्योंकि दुबई की रियल एस्टेट मार्केट के डायनामिक्स डिफरेंट हैं कंपेयर टू अदर सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है ना? वहाँ पर आपकी जितनी भी लोकल्स हैं वो ज़्यादा आपके उस प्रॉपर्टी के ओनर्स और बायर्स और इन्वेस्टर्स होते हैं, जबकि दुबई के अंदर इज़ अ काइंड ऑफ नेक्स्ट सिंगापुर, ठीक है ना? तो सिंगापुर के अंदर भी मल्टीनेशनल जो इन्वेस्टर्स होते हैं, इन्वेस्टर्स थे उन्होंने ओनर्स। इन्वेस्ट किया था, दुबई के अंदर भी यही डायनामिक्स हैं। तो यहाँ पर आपका प्लान बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है कि आप उसको अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ले रहे हैं। एक प्लान ये है, एक प्लान ये नहीं यार मैंने इसको रीसेल करना है एट द टाइम ऑफ हैंडओवर और मैंने इसमें से प्रीमियम गेन करना है। एक है नहीं मैंने इसको शॉर्ट टर्म रेंटल्स पे लगाना है, क्योंकि यहाँ पर शॉर्ट टर्म्स की मार्केट बहुत अच्छी है। कुछ कुछ आपकी तरफ से लोग आए थे जिनको स्पेसिफिकली टारगेट था कि हमें शॉर्ट टर्म का मॉड्यूल जो है वो समझाएं कि उसके ऊपर किस तरीके से काम हो सकता है। तो शॉर्ट टर्म का काम करने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है। अगर आप प्रॉपरली इसी फोकस से आ रहे हैं तो प्लान जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उस हिसाब से फिर आप एरिया को, प्रोडक्ट को, फिर आप इन डीप डीप जाएंगे कि यार मैंने कहाँ पर लेना है कहाँ नहीं लेना। वो जाहिर सी बात है फिर एक्सपर्ट आपको ज़्यादा बेहतर बता सकता है कि कौन सा एरिया किस पर्सपेक्टिव के हिसाब से है। दुबई की प्रॉपर्टीज़ काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि दुबई की प्रॉपर्टीज़ के अंदर कुछ एक्सपोजर लिया जाए तो कुछ एक्सपोजर के लिए आपके पास अगर छोटी अमाउंट भी मौजूद है तो उसके थ्रू आप स्मार्ट क्राउड एक प्लेटफॉर्म है जिसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। स्मार्ट क्राउड में स्टार्टिंग फ्रॉम इवन 1000 दिरहम्स 2000 दिरहम्स जितनी भी छोटी अमाउंट है आपके पास उससे आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। आपका एक्सपोजर यूए की किसी एक प्रॉपर्टी के अंदर हो जाएगा और उसके थ्रू आपका रेंटल भी मिलेगा और आपकी प्रॉपर्टी अप्रिसिएशन भी हो सकती है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर और कमेंट के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा जिसके थ्रू आप अकाउंट खोलेंगे और अकाउंट खोलने के टाइम पर आपको 250 दिरहम्स का रेफरल बोनस मिल सकता है, जो कि मेरी तरफ से होगा क्योंकि इस वीडियो को पावर किया हुआ है स्मार्ट क्राउड ने। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। अच्छा, सही है। चलो, तो उस्मान, अगर मैं उसी पॉइंट पर वापस आऊँ कि हमने देखना है कि थोड़ा-सा 10% से ऊपर, लेट्स से 50% तक एरिया डेवलप हुआ हो और वहाँ पर प्रोजेक्ट्स हों। नेक्स्ट पॉइंट आता है, चलो मुझे एरिया समझ में आ गया कि मैंने फ़र्ज़ करो कोई एक एरिया सेलेक्ट कर लिया, लेट्स से अर्जान। लेट्स से अर्जान या फुरजान, तो अब फुरजान। उसके बाद अगला पॉइंट क्या होना चाहिए मेरा प्रॉपर्टी सिलेक्शन ओके, का? जब आपने एक एरिया सेलेक्ट कर लिया ऑन द बेसिस, अच्छा उसके फिर आपने स्टैटिस्टिकल चीज़ों को भी देखना है ना कि क्या आपको पर स्क्वायर फीट रेट्स सही मिल रहे हैं, क्या आपको एरिया में जो प्रोजेक्ट है वो सही है, फिर एक डेवलपर की अपनी रेपुटेशन, और फिर उसके बाद प्रोजेक्ट की लोकेशन। ये तमाम चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं, क्योंकि मैं आपको एक बात बड़ा बहुत मतलब क्लियरली बताऊं कि हर प्रोजेक्ट में हर यूनिट जो है ना वो आपको फ़ायदा नहीं देता। कुछ यूनिट्स आपको एप्रिसिएशन देते हैं, कुछ वो कांस्टेंट रहते हैं और कुछ डीवैल्यू भी हो जाते हैं आफ्टर हैंडओवर। तो इस अच्छा, ये बात भी होता है कि आफ्टर हैंडओवर कुछ यूनिट्स डीवैल्यू भी हो जाएँ? डीवैल्यू भी हो जाते हैं और मैं उसके रीज़न्स अभी आपको समझाता हूँ कि हुँ। कैसे हो जाता है। हुँ, हुँ। तो इसमें ये बात समझना भी बहुत ज़रूरी है कि किसी भी प्रोजेक्ट में जो आप यूनिट लेने जा रहे हैं उसकी इटसेल्फ पर्टिकुलर लोकेशन, व्यू क्या बनता है, उसका उसकी फ्लोर क्या है। हुँ, हुँ। तो ये तमाम चीज़ें भी बड़ी मैटर करती हैं किसी भी इन्वेस्टमेंट में। अच्छा, एक बात जो अभी हम कर रहे थे कि किसी बायर के या फिर इन्वेस्टर के गोल्स क्या हैं, वो बड़े क्लियर होने चाहिए। तो फिर हम अपनी चीज़ों को अलाइन बहुत वेल अलाइन कर सकते हैं। अदरवाइज़ चीज़ें फिर हो सकता है कि मतलब ये मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ। कोई भी बायर जो है अगर उसके गोल क्लियर नहीं होंगे तो कोई भी रियल एस्टेट कंपनी या डेवलपर उनको शायद उस तरीके से चीज़ नहीं प्रोवाइड कर सकें जैसा कि वो चाहते हैं। तो उनके अपने गोल क्लियर होने चाहिए, देन वी अलाइन आवर गोल्स टुगेदर। अच्छा, ठीक है। अब बात कर रहे थे हम, जब हमने एक एरिया चूज़ कर लिया, एरिया चूज़ करने के बाद हमने उसके जो भी फैक्ट्स एंड फिगर हैं उसको अंडरस्टैंड कर लिया, देन वी कम ऑन टू द प्रोजेक्ट लेवल। अब प्रोजेक्ट लेवल पे फैक्ट्स एंड हमने फिगर का मतलब ये कि लेट्स से प्राइस पर स्क्वायर फीट
और यस। लोकेशन या लेट्स से उसके अंदर आस-पास मेट्रो आ रही है, नहीं है, प्लान में है, नहीं है, ये सारी चीज़ें ये तमाम आपको पता चीज़ें होना चाहिए। यस फ्यूचर डेवलपमेंट्स लेकिन पता मैं हों। ये समझता हूँ कि एज़ अ कस्टमर आप उस चीज़ को बहुत अच्छे से एनालाइज़ नहीं कर सकेंगे, हाँ, क्योंकि हर डेवलपर की प्रोडक्ट डिफरेंट है, प्राइस पर स्क्वायर फीट डिफरेंट है, तो इसको एनालाइज़ करने के लिए यकीनन आपको थोड़ा-सा कोई रिसर्च एक्सपर्टीज़ करनी कोई बन रिसर्च करें आप उस पे, और क्योंकि क्विक फैसला नहीं कर सकते ना आप किसी भी लेके कि यार ये चीज़ महँगी है या ये चीज़ सस्ती है। हुँ। तो आपको डेफ़िनेटली किसी न किसी की गाइडेंस रिक्वायर्ड होगी लेकिन उस यार टाइम इस पे। केस में कैसा, अब जैसे हम लिंक्डइन में बैठे हुए हैं इस वक्त, हाँ। लिंक्डइन हम लोगों ने यहाँ बहुत अरसे बाद यहाँ पर एक ऑप्शन मिला कि हम यहाँ पर वीडियो करें। उसी टाइम पर हमने कहा कि ये चलो इसी बहाने ये वाली वीडियो भी हम कर लेते हैं, जो कि हम एक हुँ। जनरल इंफॉर्मेटिव वीडियो होगी। अब लिंक्डइन के अंदर तो यहाँ पर हमको ऑप्शन ही नहीं मिलता कि हम ज़्यादा सोचें। यहाँ पर तो आपको ईओआई सबमिट करानी होती है और उसके बाद आप बैठें और जो भी आपको अवेलेबल ऑप्शन मिले आप उसको ले लें तो ज़्यादा बेहतर है। तो इस केस में आपके पास क्या रिसर्च करने का ऑप्शन है? ये प्रायर टाइम पे आपको ये सारी चीज़ें करनी होती हैं, ठीक है, क्योंकि आपको जब भी किसी भी प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन आपको मिलती है, उस इंफॉर्मेशन से लेके लॉन्च डेट तक ये बस टाइम पीरियड है आपके पास, सही। कि आपने हाँ या ना सेलेक्ट करना है इसके अंदर। हुँ। तो इस चीज़ के लिए डेफिनेटली आपको थोड़ा-सा सीरियस होके टाइम निकालना पड़ेगा। बहुत सारे लोग होते हैं कि बस देख लिया, अच्छा जी प्रोजेक्ट आ रहा है, बस इंफॉर्मेशन दे दें, वी विल सी। अब वो उसको इतना, अगर आपको वाक़ई एक चीज़ की रिक्वायरमेंट है, आप एक चीज़ को करना चाहते हैं, तो यू शुड बी सीरियस अबाउट इट कि यार हाँ, मैंने इसके अंदर रिसर्च करनी है, इस रिसर्च के लिए मुझे इस बंदे की रिक्वायरमेंट होगी, मैं रिसर्च करके फिर आगे प्रोसेस देखूँगा। सिर्फ़ स्टडी करके ब्रोशर्स से और इन चीज़ों से आपको आइडिया नहीं हो पाएगा कि ये प्रोजेक्ट वाक़ई आपके काम का है या नहीं है। हुँ। तो दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि जितना आपके पास टाइम पीरियड है, उसको आप यूटिलाइज़ करें अच्छे से विद द गाइडेंस, फिर आप डिसीज़न बनाएँ कि आपने लेना है कि नहीं ठीक है। लेना। जैसा अच्छा उस्मान, जैसे तुम कह रहे थे कि अगर हम लेट्स से हमने शॉर्टलिस्ट कर लिया एरिया, उसके बाद हमने शॉर्टलिस्ट कर ली कि डेवलपर। डेवलपर। यस। डेवलपर को शॉर्टलिस्ट करना इम्पोर्टेंट है। अब उसके हुँ। अंदर भी हम लोग जब वीडियोज़ बना रहे होते हैं तो जो वेल नोन डेवलपर्स होते हैं जैसे लिंक्डइन है या एमआर है या जो बड़े डेवलपर्स हैं, उनके पास तो आपके पास टाइम ही नहीं होता है। आपको बस जो आता है वो आपको ले लेना होता है। लेकिन अगर छोटे डेवलपर्स होते हैं उसमें फिर क्वेश्चन आता है कि कौन-सा सेलेक्ट करें, कौन-सा ना करें। क्योंकि कभी-कभी हमने भी किए हैं वीडियोज़ जिसके अंदर हो सकता है 1 या 2 या 3 उन्होंने प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए हों। तो उस पॉइंट पर क्या सिलेक्शन क्राइटेरिया होना चाहिए डेवलपर का? एक तो होता है ना कि जैसे पहले डैन्यूब का नाम बहुत खराब था, टाइगर का नाम बहुत खराब था, लेकिन फिर उन्होंने बाय द टाइम कुछ चीज़ें चेंज की और अब जो है ना सिनेरियो थोड़ा-सा डिफरेंट है। लेकिन हमें उनका ट्रैक रिकॉर्ड्स पता है कि उन्होंने अच्छी खासी प्रॉपर्टीज़ डिलीवर कर दी हैं अब तक। लेकिन कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं या कुछ डेवलपर्स होते हैं, उनके 2 या 3 या मैक्सिमम 1 प्रोजेक्ट डिलीवर हुआ होता है, तो उसको किस तरह से जज करना चाहिए? अच्छा, बीइंग रियल एस्टेट कंपनी हम लोग जो है, क्योंकि ये हमारा प्रोफ़ेशन है, हम लोग इन चीज़ों के ऊपर कॉन्स्टेंटली काम कर रहे होते हैं। अपना एक डेटाबेस क्रिएट किया हुआ है, एक हिस्टोरिकल डाटा है कुछ, और फिर मार्केट की इनसाइट्स हमारे पास मौजूद है। हमने जो भी चीज़ें ऑफ़र की हैं, उन चीज़ों में चीज़ों को अपनी ड्यू डिलिजेंस पूरी करके फिर चीज़ों के बारे में बताया है, ठीक है? तो ये ड्यू डिलिजेंस जो हम या एक्सपर्ट कर सकते हैं, वो शायद एक लेमैन नहीं कर सकता। तो इस ड्यू डिलिजेंस के लिए कोई नया डेवलपर आ रहा है, तो उसका बैकग्राउंड चेक करना थोड़ा-सा ज़रूरी है। जैसे कि मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, हमने सिंबॉलिक के बारे में बात की थी, बट वी नो दैट दे आर हियर फॉर लास्ट 30 इयर्स। हुँ, तो वो अब ये रेज़िडेंशियल टावर्स की कंस्ट्रक्शन में फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, मगर वो ऑलरेडी बहुत कुछ कर चुके हैं, तो एक स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड नज़र आ रहा है। हुँ। इसी तरीके से और बहुत सारे जैसे डेवलपर्स हमने हैं। सिटी डेवलपर किया था, तो हमें पता था उनका बैकग्राउंड। बैकग्राउंड क्या है, तो वो हाँ। बैकग्राउंड चेक, क्योंकि हम फील्ड से रेलेवेंट चीज़ों को देख ही रहे हैं और फील्ड में इन हैं, तो हमें ये सब पता है। हुँ। तो ये आप किसी एक्सपर्ट से पूछ लें, तो वो आपको अच्छे बैकग्राउंड बता देगा, अच्छा ओपिनियन दे देगा कि किस तरीके से कोई नए डेवलपर का हम लोगों ने स्टेटस चेक करना है कि वो कहाँ सही पर है, खड़े तो हैं। अब हमने डेवलपर भी शॉर्टलिस्ट कर लिया कि या चलो डेवलपर भी शॉर्टलिस्ट नहीं किया, हमने कोई 5-6 बिल्डिंग्स शॉर्टलिस्ट कर ली, हमें ये समझ में आती हैं, उनमें से हमें डेवलपर सारे पता हैं कि सारे सही हैं। अब बिल्डिंग्स हमने सेलेक्ट कर ली हैं, अब उसके अंदर से हमें शॉर्टलिस्ट करना है, फ़र्ज़ करो कि और डिफरेंट एरियाज़ में फॉर सम रीज़न मैंने एक फुरजान में सेलेक्ट कर लिया है, एक मुझको अरजान में मैंने सेलेक्ट कर लिया और एक मैंने लेट्स से जीबीटी में सेलेक्ट कर लिया। 3 एरियाज़ हैं, इन तीनों में मेरे जो भी डेवलपर्स हैं, वो ऑलमोस्ट सेम किस्म की कैटेगरी के अंदर हैं। अब आगे हमें किस तरह से चलना चाहिए? तो अभी फिर हम सबसे पहले बात करेंगे कि आप हमारे गोल्स क्या थे, उसमें कैपिटल गेन्स के गोल हैं, तो उसमें हमें ये देखना है कि उन एरिया वाइज़ जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स हैं,
उनमें क्या कैपिटल गेन्स रहे हैं और फ्यूचर फोरकास्ट क्या है किसी भी प्रोजेक्ट के बारे में। तो जब आपने एक मर्तबा इन चीज़ों को फाइनलाइज कर लिया कि जो आपके स्टैटिस्टिकल गोल हैं वो मीट कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस, तो फिर अब आप उसको आगे की तरफ बढ़ेंगे कि ठीक है, आपको समझ में आ रहा है 1300 दरहम पर स्क्वायर फीट रेट चल रहा है इस वक्त अर्जान में, तो आई विल गो फॉर दिस कंपैरेटिवली अदर एरिया। मैं जस्ट एग्जांपल के लिए बात कर रहा हूँ कि हो सकता है दूसरे एरिया में आपको पर स्क्वायर फीट रेट कम तो मिल रहा हो, लेकिन आपको कैपिटल गेन बहुत अच्छा नहीं मिल रहा हो फ्यूचर में, या ऑन द टाइम ऑफ हैंडओवर आपको वो चीज़ प्रॉफिट्स नज़र नहीं आ रहे हो। तो एक ये वाली चीज़ों को ही आपने ड्यू डिलिजेंस कर ली, तो फिर अब आप उस स्पेसिफिक एरिया में एंटर होके उस स्पेसिफिक प्रोजेक्ट की बात करेंगे। तो उस प्रोजेक्ट में एंटर होने के बाद हम बात करेंगे कि उस स्पेसिफिक यूनिट की क्या क्वालिटीज़ हैं, उसकी लोकेशन क्या है, उसका व्यू क्या है, और प्रोजेक्ट की इटसेल्फ कनेक्टिविटी कैसी है, अगर वो वेल कनेक्टेड है कि नहीं है, और फिर उसमें क्या चीज़ ऑफ़र कर रहे हैं वो लोग। फिर उसके अलावा ये कि एक एक बहुत इन डेप्थ, अगर आपको सिविल इंजीनियरिंग का बहुत ज़्यादा इन डेप्थ नॉलेज नहीं भी है, तो एटलीस्ट आप ये ज़रूर देखें कि कॉन्ट्रैक्टर्स कौन है, कौन किस तरह का कंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, उनका बैकग्राउंड चेक एक आपके मैंने पास कहीं पढ़ा था कि या किसी पॉडकास्ट में सुना था कि आपका जो डेवलपर है, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आपका कॉन्ट्रैक्टर कौन-सा था उस प्रोजेक्ट का। यस क्योंकि अब नाम लिए बगैर कुछ ऐसे कम्युनिटीज़ हैं जहाँ पर डेवलपर बहुत अच्छा था, लेकिन उसी डेवलपर के अंदर 2 डिफरेंट किस्म के कॉन्ट्रैक्टर्स काम कर रहे थे और एक कॉन्ट्रैक्टर ने अच्छी सर्विस प्रोवाइड की थी और एक ने नहीं की थी और बाद में उसमें इश्यूज़ भी निकले थे। तो लेकिन इस लेवल पे जाना एक नॉर्मल बंदे के लिए बहुत मुश्किल है मेरे ख्याल से। यस हाँ। इट्स और डिफ़िकल्ट। अच्छा उस पॉइंट पर दोबारा से मैं अगर आऊँ आज ही हमने एक प्रॉपर्टी की थी एनेक्स के नाम से और उसके अंदर फिर हमने कंपैरेटिव एनालिसिस जब कर रहे थे तो उसके अंदर एक बड़ा एक पॉइंट आया था, महमूद के साथ मैं वो प्रॉपर्टी कर रहा था, कि अगर हम उसी प्रॉपर्टी की प्राइस अगर अभी देखें करंटली तो ऑलमोस्ट सिमिलर है जो एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टीज़ आस-पास उस एरिया के अंदर हैं और सिमिलर किस्म के या इवन वो जो नई प्रॉपर्टी बन रही है हो सकता है इसकी जो क्वालिटी वो ज़्यादा बेहतर हो कंपेयर टू जो एग्जिस्टिंग उसी टियर के डेवलपर्स की थी। तो जब वो प्रॉपर्टी 2 साल बाद हैंडओवर होगी, उस टाइम पर आई एम 100% श्योर कि अगर ट्रेंड इसी तरह से रहता है, तो जो सामने वाली प्रॉपर्टीज़ हैं, उनके भी रेट्स बढ़ेंगे और इस प्रॉपर्टी के रेट तो आपने लॉक कर लिए हैं क्योंकि आपके पास तो आपने जो भी पैसे पे किए हैं या कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, उसके अंदर वो रेट्स लॉक हो गए हैं। तो जब और वो प्लान भी 30-70% का था। यानी कि 30% आपको ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन देना है और 70% ऑन हैंडओवर। तो आपके ऊपर मिनिमम मेरे ख़्याल से जो लायबिलिटी आती है क्योंकि आपने तो जब 30% देंगे ओवर द 2 इयर्स पीरियड तो आपने 30% के ऊपर जो भी गेन लेना है वो लेना है। वो लेना बिल्कुल। लेकिन जो ऑफ कोर्स जो एक्जिस्टिंग प्रॉपर्टीज़ होंगी वो तो उसी हिसाब से अपना चल रही होंगी। तो ये भी एक एनालिसिस आप लोग देते होंगे इस तरह की और अब तो 30-70% वाले कम ही 30-70 बहुत बहुत रेयर आते हैं अब। हाँ। हालाँकि ये मोस्ट आइडियल होते हैं फॉर इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव हुँ, कि अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिहाज से इन मतलब जो प्लान होता है वो 2-3 साल का प्लान है कि बस मैंने लेना है और उसको फिर बेचना है। हुँ, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला आइडियल प्लान होता है 30-70 का। फिर अगर नहीं मिलता देन 40-60। अभी आपने देखा होगा शोभा ने 40-60 का पेमेंट प्लान लिमिटेड प्रॉपर्टीज़ पे लगाया था। हुँ, जस्ट चेंज द पेमेंट प्लान, वो पहले 60-40 दे रहे थे, उन्होंने 40-60 किया, उनकी सेल्स ऑटोमेटिकली ऊपर हो गई। हुँ, क्योंकि इन्वेस्टर्स को ये बात पता है कि प्रॉपर्टी प्राइस तो बढ़नी है, हुँ, लेकिन मेरी जेब से इस टाइम पे 60% जा रहा था बिफोर द हैंडओवर, तो मैं नहीं करूँगा। अब हुँ, 40% जा रहा है, आई कैन मैनेज इट आउट। हुँ, ठीक है? क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी भी फिर 1.9-1.8 मिलियन की प्रॉपर्टी है जो स्टार्टिंग प्राइस है। तो वो उसका 40% उनके लिए इट्स अफोर्डेबल फॉर देम। हुँ, तो ये होता है कि जो 30-70 का पेमेंट प्लान है वो आपको हमेशा फ़ायदा ही देता है। जो बातें उस्मान भाई ने बताई हैं कि आप इन चीज़ों को चेकआउट कर लें, अगर ये सारे टिक बॉक्स हो रहे हैं, तो आप 30-70 तो मतलब चेरी ऑन टॉप है हुँ, कि आपका सिर्फ 30% लॉक हो रहा है और एट द टाइम ऑफ हैंडओवर वो ऑटोमेटिकली आपकी जो जो अमाउंट है उसके ऊपर आप चांसेस हैं कि आप 100% एप्रिशिएट भी कर दें। हुँ, तो सही जो जो अमाउंट होगी आपने जो अमाउंट आपने जो लगाई, अमाउंट जो आपने इक्विटी आपकी लगी हुई है, हाँ, वो आप 100% एप्रिशिएट ठीक करें। है। चलो अगर ये हमने डिसाइड कर लिया कि अब ये पर्टिकुलर डेवलपर ले लिया मैंने अब उसके बाद क्या अब पेमेंट प्लान पे भी बात हो गई हमारी अब डिपेंडिंग ऑन माय अफोर्डेबिलिटी मैं उसके ऊपर इन्वेस्ट करूँगा यस डिपेंडिंग ऑन द अफोर्डेबिलिटी। हमने बात कर ली 30-70 का फ़ायदा क्या है, 50-50 का क्या मसला क्या क्या हो सकता है
और बहुत सारे 70-30 पे भी जा रहे होते हैं। तो उसके अंदर तो ज़ाहिर-सी बात है, अगर प्रॉपर्टी अच्छी है तो आपको लेना है, तो फिर अलग चीज़ है, फिर तो आपको लेना है। उसके बाद यूनिट जब आप देख रहे होते हैं, तो उसमें क्या-क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट होती हैं? अच्छा, अगर हम अपार्टमेंट्स की बात करें। अपार्टमेंट्स की बात कर हुँ, रहे हैं पार्टिकुलरली, तो जैसे कि मैंने बताया कि एक ये वाला चेक कि कौन कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, उनकी क्या क्रेडिबिलिटी है, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि हैंडओवर के बाद लेकिन मेंटेनेंस ये वगैरह इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि कौन कॉन्ट्रैक्टर है? जनरली मिल जाती है, अच्छा, मिल जनरली जाती है। मिल जाती ओके। है। फिर उसके लेकिन मैं आपको कुछ मैं नाम नहीं लेता, लेकिन बड़े-बड़े डेवलपर हैं, फिर उनके प्रोजेक्ट्स में भी कुछ हैं, बातें, चीज़ें हैं। हुँ, एनीवे ये सारी चेकिंग वो एक्सपर्ट्स कर रहे हैं। जो एक्सपर्ट्स हैं, वो आपको अच्छा गाइड कर सकते हैं इस बारे में। हुँ, अब मैं बात ये करने लगा था कि आपने जब यूनिट के लेवल के ऊपर आ गए, तो आपने ये देखना है कि वैल्यू ऑफ मनी है कि नहीं है स्पेसिफिक यूनिट, क्योंकि बहुत मर्तबा यूनिट जो है वो वैल्यू ऑफ मनी नहीं हो सकता। यूनिट का साइज़ बहुत बड़ा हो सकता है, और उसी बिल्डिंग में आपको नज़र आ रहा होगा कि कोई एक दूसरा यूनिट है, वो वैल्यू ऑफ मनी उसकी ज़्यादा है कंपैरेटिवली दूसरे के। तो ये चीज़ को एनालाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। सेकेंडली, फ्यूचर डेवलपमेंट के हवाले से चीज़ों को देखना बहुत ज़रूरी है। क्या पता सामने कोई एक नई बिल्डिंग खड़ी हो जाए, और आपको उस वक़्त तो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन बाद में कोई नई बिल्डिंग खड़ी हो गई और व्यू पूरा ब्लॉक कर दिया, तो ऑटोमैटिकली उसको वो जो डीवैल्यू हो जाएगी आफ्टर हैंडओवर। तो इस चीज़ की चेकिंग, इस चीज़ के बारे में समझना भी बहुत ज़रूरी है, चेक करना ज़रूरी है। तो ये वो चीज़ें हैं जिनको देखना एक यूनिट को फाइनलाइज़ करने से पहले, इन तमाम चीज़ों को देखना, इस चेकलिस्ट को मेक श्योर करना कि तमाम चीज़ें ठीक हैं, उसके बाद ही फिर आप फाइनल डिसीज़न ले सकते हैं। राइट। अच्छा, उसके बाद अगर ये सारी चीज़ें हमने कॉन्ट्रैक्टर वगैरह की भी चीज़ें देख ली, लेकिन मैं ओवरऑल एक बिल्डिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करूँ, यूजुअली प्लान्स होते हैं दुबई के अंदर, वो इम्प्लीमेंट होते हैं और आपको अगर बताया जाता है कि इसके सामने कोई और चीज़ नहीं आएगी, वो नॉर्मली नहीं आती है। लेकिन कभी-कभी ऐसा नहीं भी होता, कभी-कभी प्लान चेंज हो जाते हैं। इवन मैंने डाउनटाउन में देखा है कि प्लान्स चेंज हुए हैं उसके बाद। तो पहले तो ये बताओ कि अगर हमें प्लान को देखना है इटसेल्फ, तो वो कैसे हम जज कर सकते हैं कि हमें जो मिल रहा है यूनिट, उसमें हम अगर पैसे दे रहे हैं किसी चीज़ के अनऑब्स्ट्रक्टेड टेड व्यूज़ के, तो वो वाक़ई इंश्योर होगा या नहीं होगा? तो इस पे कुछ श्योरिटी होती है या डेवलपर की तरफ से कोई गारंटी होती है इस चीज़ की? डेवलपर की तरफ से एक आपको यकीनन बात पता चल जाएगी कि क्या है, क्या नहीं है, लेकिन वो शायद लिमिटेड इन्फॉर्मेशन हो सकती है। उसके अलावा हमें हमें भी वही बातें पता हैं जो डीएलडी ने डिस्क्लोज़ करके रखी हुई हैं। तो मतलब कि एंड पॉइंट हमारा डीएलडी ही है। तो डीएलडी ने अगर अनाउंस किया हुआ है कि आने वाली है कोई चीज़ फ्यूचर में, तो यकीनन हम भी आपको फॉर उसी तरह से श्योर बताएँगे। बता सकते हैं। ठीक है। लेकिन अगर डीएलडी के प्लान में नहीं है कोई चीज़, तो उसमें फिर अननोन ही रहता है कि पता नहीं सही। है कुछ भी, अच्छा, ये तो चलो उस केस में हो गया ना कि हमें अननोन का तो हम कुछ नहीं कर कुछ सकते। नहीं कर सकते। लेकिन अगर नोन केसेस के अंदर अगर देखें कि वो कौन-सी चीज़ ऐसी है जो फ़र्ज़ करो मुझको 2 यूनिट्स मिल रहे हैं, 1 यूनिट 1 मिलियन का है और 1 यूनिट 1.05 का, यानी कि 10 लाख 50,000 का है। अब 50,000 के डिफरेंस से मुझे लग रहा है कि एक यूनिट ऐसा है जिसके अंदर मुझको शायद व्यू कंप्लीट अच्छा सी व्यू मिल रहा है, और एक 50,000 के डिफरेंस से थोड़ा-सा डिफरेंट व्यू मिल रहा है। तो उसमें किस तरह से हमको रखना चाहिए? या 50,000 मैं शायद कम कह रहा हूँ, ज़्यादा भी हो सकता है उसके अंदर डिफरेंस। अच्छा, इस रिस्क को मैं थोड़ा-सा और क्वेश्चन को एक्सपेंड कर रहा हूँ कि इस रिस्क को हम और मिनिमाइज़ कर सकते हैं किस तरीके से कि जनरल इंफ्रास्ट्रक्चर तो आपके सामने मौजूद ही होता है। हुँ, अगर कहीं पे रोड है, तो रोड पे बिल्डिंग नहीं आ सकती। अगर कहीं पे पार्क प्लान्ड है, तो पार्क के आगे बिल्डिंग नहीं आ सकती। सिर्फ़ प्रॉब्लम वहाँ रह जाती है जहाँ पे कि प्लॉट्स हैं। तो हुँ, प्लॉट साइट के ऊपर क्या होने वाला है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर नहीं पता, अननोन है, अननोन केस में बात कर रहा हूँ, तो फिर तो आप अवॉइड ही करें इस तरह की चीज़ को। लेकिन अगर आपको पता है कि नहीं, यहाँ पे कोई मॉल आने वाला है, कोई शॉप आने वाली है, देन देयर इज़ नो प्रॉब्लम कि अगर आप हायर फ्लोर के ऊपर जा रहे हैं, नॉट अ बिग डील। इसी तरीके से अगर आप बात कर रहे हैं नोन केसेज़ में जहाँ पे आपको पता है, तो इसके लिए बहुत अच्छी एक जो इंस्टीट्यूशन है, वो डीडीए है, दुबई डेवलपमेंट अथॉरिटी। उनकी वेबसाइट पे जाके कोई भी चेक कर सकता है कि फ्यूचर डेवलपमेंट्स में क्या चीज़ें आने वाली हैं किसी भी प्रोजेक्ट के आगे, और उसमें बहुत ट्रांसपेरेंटली बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है अच्छा, ऑलरेडी। मैंने कभी नहीं यूज़ की डीडीए। अच्छा, हाँ, डीडीए में बहुत सारी अननोन चीज़ें हैं,
क्योंकि वो अभी प्लान नहीं तो हुई है। अननोन चीजें वहाँ पता चल जाएगा कि लिखा होगा? यस वो क्योंकि लैंड एक है लैंड बैंक, ठीक है, और एक है जो प्लॉटिंग हुई हुई है डीएलडी की तरफ से। तो जो अप्रूव्ड प्लॉट्स हैं वो आपको डीडीए पे दिख जाएंगे, जो लैंड बैंक है उसमें आप कुछ नहीं कर सकते फिर। जो लैंड बैंक्स होंगे उसके अंदर वो लिखा हुआ होगा वहाँ पर कि वहाँ पे लिखा हुआ होगा कि हाँ ये इस पे अप्रूवल, अभी उसके जितने भी सो अगर वो सो हैं। अकॉर्डिंग टू यू गाइस कि अगर किसी जगह पर अप्रूव्ड लैंड है तो अप्रूव्ड लैंड में तो ये भी लिखा होगा कि कितने फ्लोर की बिल्डिंग जी आएगी। प्लस यस कितना है, हाँ जी ये प्लस डिटेल्स इतना, ये आती हैं। सारी चीजें लिखी हुई होती ओके हैं। और इसी की ओके बेस पे बहुत सारे डेवलपर इस चीज को बताते हैं कि यार देखिए हमारी बिल्डिंग मिसाल के तौर पे G+5 पोडियम प्लस 20 फ्लोर्स है, तो हमारे टोटल फ्लोर्स कितने हो गए, पोडियम भी आ गया ना 5, और मेरे आगे जो है वो G+6 है, तो अब अगर आप फर्स्ट फ्लोर भी लेंगे ना तो मैं उससे उससे आगे ही ऊपर ही होगा, जा रहा हूँ ऊपर मैं, ही जा रहा हूँ, ठीक है। है तो सही इस तरीके से उस क्योंकि वो उसी इंफॉर्मेशन की बेस पे आपको सारी चीजें बता रहे हो। सही। जिस तरह उस्मान तुमने शुरू में बोला था कि कुछ अपार्टमेंट्स एट द टाइम ऑफ हैंडओवर अप्रिशिएट करते हैं, कुछ सेम रहते हैं और कुछ डिक्लाइन भी कर जाते हैं। यस तो जो डिक्लाइन करते हैं उसके कुछ एग्जांपल्स अगर बता सको। मैं आपको मरीना में बहुत सारी इस तरह की एग्जांपल दे सकता हूँ जिनके व्यूज़ बाद में ब्लॉक हो गए, और कोई भी ऐसी बिल्डिंग आप उठा लें जिनमें आपको व्यू ब्लॉक नज़र आए, तो उन यूनिट्स की पहले आप ज़रा ओपी चेक करें एंड देन यू चेक द करंट प्राइस। कम से कम ये होगा कि एप्रिसिएशन सेम नहीं है, जो कि एक ओपन व्यू के साथ एप्रिसिएशन है वो यहाँ पर सेम नहीं है। लेकिन मैं आपको कुछ रिनाउंड डेवलपर की भी चीज़ें बता सकता हूँ कि जहाँ पे बाद में फ्यूचर डेवलपमेंट्स, शायद जिन इन्वेस्टर्स ने वहाँ पे इन्वेस्ट किया होगा तो उस वक्त फ्यूचर डेवलपमेंट के बारे में उन्होंने नहीं देखा, और आज वो जो कंप्लीट एक साइड है वो ब्लॉक हुई हुई है। इस तरह की कुछ एग्जांपल्स आपको मेन रासुल खोर रोड पे भी नज़र आती हैं। इस तरह की एग्जांपल आपको मरीना डाउनटाउन में भी नज़र आती है। अच्छा, लेकिन वो अननोइंगली कर रहे थे या उनको पता भी था कि इस तरह से होगा? जो जो बायर है, अगर तो लेट्स से बायर को पता है कि सामने बिल्डिंग आ सकती है और फिर भी वो बाय कर रहा है जस्ट बिकॉज़ उसको थोड़ा सस्ता पड़ रहा है, तो फिर ये भी तो हो सकता है ना कि उसको पता हो और उसने सस्ता ले लिया और सस्ते के चक्कर में उसने इस तरह से कर लिया, या नहीं करते लोग इस तरह से? यूजुअली जो प्राइसेस हैं उनमें कोई बहुत बड़ा डिफरेंस होता नहीं है। जो पर स्क्वायर फीट रेट है बिल्डिंग का वो ऑलमोस्ट सेम ही चला जा रहा है। ओनली वेरिएशन जो आती है वो बॉटम टू टॉप लेवल के ऊपर जब आप जा रहे हैं तो वो वेरिएशन नज़र आ रही होती है आपको। तो ये वाली चीज़ जिन लोगों को पता है उसके बाद भी वो लोग बाय करते हैं, तो मेरा ख्याल है कि वो थोड़ा सा फिर उनकी स्टडी वीक है। और अगर वो उनके गोल, या फिर वो गोल इन्वेस्टमेंट नहीं है, गोल शायद पर्सनल लिविंग हो, एंड इट डज़ नॉट मैटर फॉर देम कि यार आगे व्यू ब्लॉक भी हो जाए तो कोई बड़ा फ़र्क नहीं पड़ता। तो वैसे देन रेंट में कितना फ़र्क पड़ जाता होगा अगर कोई अच्छा व्यू मिल रहा हो और एक कोई हल्का व्यू मिल रहा हो? अगर अच्छी मार्केट हो, मार्केट ख़राब हो तो फिर तो ज़ाहिर-सी बात है उसमें बहुत बड़ा फ़र्क आ जाएगा, आपको तो फिर मेरे ख़्याल से यूनिट शायद रेंट आउट भी ना हो। लेकिन हुँ। अच्छी मार्केट के अंदर तो फिर लोग चाहेंगे कि किसी तरह से भी हम चले जाएँ, तो अच्छी मार्केट के अंदर जिसमें पूरे की पूरी यूनिट्स फुल हैं इस वक़्त, उसमें कितना फ़र्क आ जाता होगा अच्छे व्यू के साथ और समथिंग व्हिच इज़ नॉट हैविंग गुड व्यू? मेरा ख़्याल है कि अच्छा फ़र्क तो है। अच्छा। उसमें एक ऐसा यूनिट जो कि जिसका व्यू अच्छा नहीं है, कंपैरेटिवली जिसका व्यू अच्छा है, सेम बिल्डिंग में मतलब काफ़ी ज़्यादा फ़र्क हो परसेंटेज में जाता है। कितना कह लेंगे? 30%। 30%? यस, अच्छा, यस, ओके, रेंट में 30। भी और प्राइस में भी? यस। अच्छा, प्राइस में थोड़ा-सा फ़र्क आएगा। ब्रैकेट है हाँ। 20-30% का। आई मीन इट डिपेंड्स, आप इसको मैं जनरलाइज़ नहीं कर सकता, ऑन एन एवरेज 20 टू 30%। अच्छा उस्मान, अब इसमें क्योंकि हमारी पॉडकास्ट सिर्फ़ कह लूँ या अच्छी खासी हो गई, 40 मिनट की हो गई, तो उसमें हम ज़्यादा बात तो नहीं कर सके। बहुत सारी और चीज़ें थी जो मेरे दिमाग में भी थी। लेकिन एक क्वेश्चन जो पहले आता था वीडियोज़ के अंदर जब हम बना रहे थे, क्योंकि हमने 70-80 वीडियोज़ बनाई, तो उसमें 2-3 चीज़ें आती थी। एक तो ये कि बहुत महँगा है। सब लोग छूटते ही हमारी वीडियो के नीचे कमेंट करते थे, "भई आप बहुत महँगा बता रहे हैं, ये तो कौन लेगा?" अब नहीं आते ये कमेंट्स। अब जबकि महँगा हो गया तो अब नहीं आते ये कमेंट्स। पहले अच्छा, और दूसरा और ये अभी होता महँगा आने वाला है और पाम जबल अली। पाम ज्वेलरी, उस पे तो हमें बात करनी है अलग से। वही बात करते हैं अब उसके देखते ऊपर। हैं कि आज हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, लेकिन उस पे हमें करनी है अलग से। लेकिन एक और चीज़ जो लोग अब पूछ रहे होते हैं, जो वीडियोज़ में नहीं बोलते लेकिन मुझसे अलग से पूछ रहे होते हैं कि इज़ इट द राइट टाइम टू बाय इन दुबई? तो मुझसे जब पूछते हैं मैं कहता हूँ भाई आपकी अपना स्टेटस क्या है? क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके अपने गोल्स क्या हैं।
बगैर उसके आंसर किए हुए मैं तुमसे पूछता हूँ कि इज इट द राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन दुबई, ऑल्दो कि तुम लोग रियल एस्टेट से हो तो कभी भी ये तो नहीं बोलोगे कि नहीं कर सकते, लेकिन फिर नहीं, भी हम ट्रांसपेरेंट जवाब देंगे। चलो उसका क्या किस तरह से रिप्लाई आएगा? अच्छा, रियल एस्टेट को मतलब कि किसी भी दुनिया में कहीं पे भी किसी भी सिटी में रियल एस्टेट फ्लक्चुएट तो करती है, मगर हमें ये नज़र आ रहा है आने वाले 5 सालों में दुबई में कोई फ्लक्चुएशन नज़र नहीं आ रही, कोई करेक्शन नज़र नहीं आ रही। सेकेंडली, रिक्वायरमेंट्स को समझना होगा और हमें टॉप लीडरशिप जो है दुबई के, उनके गोल्स और उनके विजन को भी समझना होगा, जहाँ पे वो बात ये कर रहे हैं कि वो जीडीपी को डबल करने जा रहे हैं, वो पॉपुलेशन को डबल करने जा रहे हैं। तो इन तमाम रिक्वायरमेंट्स के साथ और फिर जिस तरह के मेगा स्ट्रक्चर्स ऑलरेडी अनाउंस हो चुके हैं, तो उन तमाम चीज़ों मेगा के स्ट्रक्चर से याद आया, बल्कि मैं एक वीडियो कर भी रहा था आज, उसकी जो वो था ना अपना एनेक्स वाली, हुँ, उसमें हम ट्रेड सेंटर वो हम उस पे शेखज़ाद रोड पर थे, तो मुझे फिर एकदम से याद आया कि मैंने वो कहना भूल गया उस टाइम पर, ट्रेड सेंटर राउंड अबाउट जो एक्सपैंड हो रहा है, इमेजिन कि वो उसको राउंड अबाउट कहते हैं। वो हुँ, रा वो राउंड अबाउट 7 एग्ज़िट्स हैं उस राउंड अबाउट के, अगर किसी को नहीं पता ट्रेड सेंटर का, तो उस राउंड अबाउट के 7 एग्ज़िट्स हैं। ऑलरेडी उसके ऊपर अंडरपासेस और ओवरहेड्स, फ्लाईओवर्स है। फ्लाईओवर्स ऑलरेडी हैं। 204-5 ऑन टॉप ऑफ दैट 5000 मीटर्स के ब्रिजेस बन रहे हैं उस राउंड अबाउट के ऊपर। 700 मिलियन दिरहम्स का उसका बजट है, उस राउंड अबाउट को अपलिफ्ट करने का, और उसका रीज़न वही ट्रैफ़िक का है। तो जैसे तुम कह रहे हो कि मेगा स्ट्रक्चर्स अनाउंस हुए हैं, दिस इज़ वन ऑफ देम। श्रीगंगा हुँ। कॉरिडोर जो है वो चल रहा हाँ, है। एग्ज़ैक्टली, आई थिंक उस पे सालिक आ और जाएगा, अभी तक तो नहीं आया है। अभी तक तो नहीं आया, लेकिन आ जाएगा उस पे हाँ, भी फिर रीसेंट डेफिनेटली। इन्फिनिटी ब्रिज, देन हाँ, इस तरफ आ जाएँ, अलखेल रोड पे मज़ीद 3 ब्रिजेस बन गए हैं। एग्ज़ैक्टली, और फिर वो ड्रेन का एक बड़ा मेगा प्रोजेक्ट, दुबई एयरपोर्ट का एक मेगा प्रोजेक्ट, तो काफ़ी सारी चीज़, तो जो चीज़ें हमें ग्राउंड पे नज़र आ रही हैं, हुँ, तो उनको देखते हुए, रिक्वायरमेंट को समझते हुए कि जहाँ पे चीज़ें इंफ्रास्ट्रक्चर को इतना डेवलप करने जा रहे हैं, मज़ीद नए सिटीज़ डेवलप करने जा रहे हैं, तो हम अपना एनालिसिस ये दे रहे हैं कि भाई आगे आने वाली चीज़ों में हमें स्टेबिलिटी भी नज़र आ रही है और एप्रिसिएशन भी नज़र आ रही है। इन टर्म्स ऑफ रियल एस्टेट में बात करूँ स्पेसिफिकली, कि रियल एस्टेट की तरफ अगर आप आ जाते हैं तो चीज़ें हमें ग्रो करती हुई नज़र आ रही हैं। चलो, ज़बरदस्त यार। जी। आई होप कि लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, और अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ नीचे लाइक और सब्सक्राइब है तो उसको ज़रूर गिव इट अ थॉट। और अगर किसी को प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई इंक्वायरी हो तो नीचे व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, उसके अंदर जाकर आप डिटेल में सलमान से, उस्मान से या महमूद से, जो हम लोग वीडियोज़ बना रहे होते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। मुझे लोग बताते हैं कि आप लोग कॉन्टैक्ट करते हैं और अच्छी इनकी तरफ से आपको सर्विस भी मिलती है। इसके अलावा भी डिफरेंट प्रॉपर्टी, आप तो ऑलमोस्ट पूरे दुबई में डील करते हैं, इनफैक्ट आप तो शारजा में भी डील करने लगे थे। जी, शारजाह में कुछ डील्स शारजा, की हैं। अजमान, इसके अंदर भी आप लोग डील करते हैं। बहुत सारे लोग अजमान के बारे में पूछते हैं, लेकिन हम लोगों ने वीडियोज़ अभी तक नहीं बनाई है। रासल खैमा के बारे में भी हमने, उम्मुल कुवैन के बारे में थोड़ी सी चीज़ें की हैं। उसके बारे में क्या कहोगे वैसे बाकी जो एमिरेट्स हैं? देखिए ये वही वाली बात है, अभी की जो दूसरी एमिरेट्स की एज अ रियल एस्टेट एक्सपर्ट, मैं जिस ग्राउंड पे हूँ मैं उसकी तो श्योरिटी ले सकता हूँ, मैं उसकी तो प्रॉस एंड कॉन्स बता सकता हूँ। ऑब्वियसली वो दूसरा एमिरेट्स है, तो उसकी सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट वही है जो कि वाटर फ्रंट इन्वेस्टमेंट है। ओके, तो अगर वहाँ पर कुछ है तो ऑब्वियसली भी बन भी वही रहा है। राग के अंदर आपने देखा मरजान आइलैंड बन रहा है और वहाँ पर स्निया आइलैंड बन रहा है, तो वहाँ पर वो भी अच्छी इन्वेस्टमेंट्स है राइट, इन राइट, टर्म्स। राइट। लेकिन लॉन्ग टर्म वही अगेन बात है कि गोल आपका क्या है, कि अगर गोल लॉन्ग टर्म नहीं है तो फिर आप ऐसी वाटर जगहों पर फ्रंट के रिस्क लिए ना तो अलग से हमें एक वीडियो करनी चाहिए, कंप्लीट अलग होगी करेंगे, वो हम करेंगे। सही वो है। मैंने पूरा एनालिसिस बनाया हुआ है स्पेशली, ताकि वो जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जो आपको नज़र आएंगे तो फिर आपको पता लगेगा कि वाकई कितना फ़र्क है वाटर फ्रंट प्रॉपर्टीज़ में। अभी हमने लास्ट एक वाटर फ्रंट प्रॉपर्टी करी और उसमें हम बताते हैं कि 2500 से 3000 दिरहम पर स्क्वायर फीट पे बेच रहे हैं, तो लोगों को बहुत महंगा लगता है। जब वो एनालिसिस सामने आएंगे तो पता लगेगा कि ये बहुत सस्ता है। सही है। चलो यार, थैंक यू वेरी मच। चलें। ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।